गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉकर। बच्चों, आज आपका प्री बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें जो आपका फर्स्ट प्री बोर्ड का एग्ज़ाम है ये आपका 90 मिनट का था और 40 मार्क्स का था। इसमें टोटल 4 खंड हैं, 4 मतलब इसमें सेक्शंस बने हुए हैं। 63 आपको इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं टोटल, कुछ एक ऑप्शंस के हैं और टोटल क्वेश्चन जो है 63 हैं, जिसमें क, ख, ग और घ 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। अगर आप देखेंगे तो इसमें खंड क में 24 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको सिर्फ 20 करने हैं, सारे नहीं करने। खंड ख में 23 में से आपको 18 करने हैं। जो 26 वाला क्वेश्चन है वो दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए है, जो देख नहीं पाएंगे उनके लिए वो क्वेश्चन, वो आपको सॉल्व नहीं करना है। खंड ग में आपके टोटल 12 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको सिर्फ 10 सॉल्व करने हैं। फिर से आपके क्वेश्चन खंड घ में आते हैं, 4 प्रश्न हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन यानी 62 एंड 63 दृष्टिबाधित बच्चों के लिए है। तो आप बहुत सोच समझ के कीजिएगा, जो क्वेश्चन आपके लिए है सिर्फ वही कीजिए। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। 0.8 नंबर का आपका एक क्वेश्चन पड़ेगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से जो आंसर सही है, जैसे कि एक का बी सही है तो आप बी वाले जो OMR शीट है उसमें बी पे राउंड अप कर देंगे। चलिए क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। एक साझा नस्लीय जनजाति या सांस्कृतिक उद्गम अथवा पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है, क्या कहलाता है? नृजातीय समूह। मतलब कि अपनी संस्कृति के आधार पर हम इकट्ठा हो जाते हैं, उसे हम नृजातीय समूह कहते हैं। फिर हमारा आता है, निम्नलिखित में से बाज छाप कवच किसका प्रतीक है? तो ये जर्मन साम्राज्य की शक्ति का प्रतीक था। जर्मन साम्राज्य को दर्शाने के लिए जो बाज का निशान दिखाया जाता था। तीसरा क्वेश्चन आता है, सही मिलान कीजिए। इनमें से सभी का कुछ ना कुछ मतलब है, तो यहाँ पर हम पहला हमारा आंसर सही है। उगते हुए सूर्य की किरणें, मतलब कि नया सुबह हो रही है, नया सवेरा आ रहा है, यानी कि नए युग का सूत्रपात हो रहा है। इसमें आप देखें तो बहादुरी का जो है तलवार हो जाता है, बलूत की पत्तियों का मुकुट शांति की चाह और टूटी हुई बेड़ियों का आज़ादी मिलना। तो आपका आंसर ये वाला सही है, बाकी सारे उसमें करेक्ट सामने सामने नहीं लिखे गए। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है, यंग यूरोप नामक गुप्त संगठन की स्थापना किसने की? तो किसने की थी? जिसपे मैक्सनी ने इसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 5, वियना कांग्रेस की मेजबानी किसने की थी? ये आपका बार बार क्वेश्चन आता है, ड्यूक मैटरनिक ने की थी। वियना कांग्रेस की जो मेजबानी यानी उसको पूरा कंडक्ट करने का काम मैटरनिक ने किया था। छठा क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष श्रीलंका में सिंगली को एकमात्र भाषा का दर्जा दिया गया, मतलब एकमात्र राजभाषा मान लिया गया? 1956 में इसको एकमात्र राजभाषा का दर्जा दिया गया और सिंगली समुदाय वहां पर संख्या में ज्यादा थे, उन्होंने तमिल भाषा को दरकिनार कर दिया और यही चीज आगे जाकर गृह युद्ध का कारण बनती है। बेल्जियम की राजधानी का नाम क्या है? ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी का नाम ब्रुसेल्स है। हमारा 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जातीय समूह श्रीलंका का हिस्सा नहीं है? तो सिंगली था, भारतवंशी तमिल था, श्रीलंकाई तमिल था, या फ्लेमिश नहीं था। ये हमारा जो है बेल्जियम साइड में मिलेगा आपको। तो आपका आंसर इसमें क्या होगा? जो फ्लेमिश है वो आपका श्रीलंका का हिस्सा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, कौन सा देश जो है साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण है? तो इसमें आपका ऑस्ट्रेलिया है, जो कि संघ साथ में आकर के संघ बनाने का उदाहरण है। इसके अलावा यूएसए और स्विट्जरलैंड में भी इसी तरीके का माहौल है, जिसमें कि सरकार बनाने के लिए इस तरीके का जो है मॉडल को यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2019 के अनुसार किन देशों को निम्न आय वाला देश माना जाता है? जो ये विश्व विकास रिपोर्ट दी जाती है, इसमें ये दिखाया जाता है कि प्रति व्यक्ति आय के अकॉर्डिंग किस देश के लोगों की कितनी आय एवरेज निकल रही है। तो जितनी कम एवरेज होगी
उतना ही उसे निम्न माना जाता है। तो हमारा आंसर पहला है इसमें कि 2500 प्रति वर्ष या उससे कम होगी तो उसको हम निम्न आय वाला देश मान लेंगे। ऐसे देश की फिर हेल्प करते हैं विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12, साक्षरता दर किसी देश की किस आयु और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षरता जनसंख्या का अनुपात बताता है? 7 साल, जो 7 साल उससे ऊपर के जो भी लोग हैं उनमें साक्षरता यानी कि शिक्षा का क्या स्तर है, इस चीज को साक्षरता दर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मानव विकास रिपोर्ट तैयार की जाती है? यूएनडीपी के जरिए जो है मानव विकास रिपोर्ट तैयार की जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा एक प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है? प्राथमिक होता है जो हमें सीधा नेचर से मिल रहा हो, तो हमारा कृषि। आंख मूंद कर आप इसके ऊपर टिक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमानी एक अध्यापिका है, बताइए वो किस क्षेत्र से आती है? तो ये आपके तृतीय क्षेत्रक में आती है। तृतीय क्षेत्रक यानी सर्विस सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से किसी वर्ष में अगर 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उसमें से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चे के अनुपात को क्या कहा जाता है? शिशु मृत्यु दर। मतलब कि अगर 1000 बच्चे पैदा हुए हैं तो 1 साल से पहले कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है, तो इस चीज को हम शिशु मृत्यु दर कहते हैं। फिर आपका क्वेश्चन है 17, नीचे दिए आंकड़ों का अध्ययन कीजिए और बताइए कि किस देश में आय का सबसे समान वितरण है। इनमें आपको चारों नागरिकों में से देखना है ना कि किसकी आय में ज्यादा डिफरेंस ना हो। यहाँ देखो, यहाँ 25,000 है और यहाँ सीधा 80,000, कितना डिफरेंस है? यहाँ देखो 4,000, 8,000, कितना लंबा डिफरेंस है? तो आपका देखो यहाँ पे कितना कम डिफरेंस है, 6.5, 7, ये 65,000, 70,000, 60,000, 70, लगभग एक जैसा ही है। तो हमारा आंसर 2, यानी कि जो देश 2 है इसमें नागरिकों की जो आय लगभग एक समान है। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व बैंक विश्व विकास रिपोर्ट तैयार करने में किस चीज का यूज करता है? मतलब कौन सा मापदंड देखता है? विश्व बैंक की अगर हम कहें तो सिर्फ और सिर्फ प्रति व्यक्ति आय देख करके भी बता देता है कि विश्व विकास रिपोर्ट क्या है। मतलब किसी देश का प्रति व्यक्ति आय के अकॉर्डिंग वो जज करता है देश के विकास को। झूम कृषि को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? रोका। ब्राजील में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? यह आपका 1992 में हुआ था। इसको पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं, इसी को रियो सम्मेलन कहते हैं। इस सम्मेलन के अंतर्गत ये कोशिश की गई कि जो हमारा पर्यावरण, भूमंडलीकरण, भूमंडल है जो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, उसको कैसे रोका जाए। इसके लिए बहुत से कानून वगैरह बनाए गए और सभी देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। क्वेश्चन नंबर 21, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? पुनः पूर्ति योग्य, मतलब कि इसका दोबारा से यूज किया जा सके। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज का एक उदाहरण नहीं है? तो ये सारे मोटे अनाज हैं और इसमें चावल जो है वो मोटे अनाज में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 23, रोपड़ फसल कौन सी है? गन्ना भी है और आपकी चावल भी है, तो आप इसमें से जो भी लगाएंगे वो सही माना जाएगा। मूंगफली कौन सी जो है फसल है? तो मूंगफली खरीफ फसल है। खरीफ, रबी, जायद होते हैं ना, उसमें से खरीफ फसल है ये। आपके बुक में चित्र दिया गया है, आप अपनी बुक भी उठा के देखेंगे तो पता चल जाएगा। ये चित्र मारियाना का है। ये क्वेश्चन दृष्टिबाधित बच्चों के लिए है। फ्रैंकफर्ट संसद कब बुलाई गई थी? ये 1848 में बुलाई गई थी। ठीक, अब आपका 27वां क्वेश्चन है कि जॉल्वेराइन, इसमें क्या होता है, आपको एक चीज संकल्पना पढ़नी होती है, क्या इस बात का ये वाकई में कारण है? जॉल्वेराइन जो है राष्ट्रीयवादी भावनाओं को बढ़ावा दिया उसने, तो क्या इसी चीज का कारण ये है? जॉल्वेराइन एक शुल्क संघ था जिसने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर 30 से अधिक मुद्रा की संख्या को घटा करके 2 कर दिया।
एक्चुअली क्या था, जलवरायन एक ग्रुप था और उस समय जो राष्ट्रवादी भावनाओं से भरे हुए लोग थे ना, वो जो असमानता थी उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। तो जलवरायन ने भी यहाँ पर असमानता को खत्म करने की कोशिश किया, जिससे कि सभी लोग अच्छे से व्यापार कर सके। तो ये इसका सही कारण है, तो आपका आंसर इसका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। एक्ट ऑफ यूनियन में किस वर्ष जो है हस्ताक्षर किए गए इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में? हस्ताक्षर 706 में हो गए थे, लेकिन आगे जाके इसको पारित पूरी तरीके से 1707 में किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा ऐसा लक्षण है जो विकसित देश को बताता है? तो भाई विकसित देश कैसे पता चलेगा कि हमें कोई देश विकास कर रहा है? क्या वहां पे बेरोजगारी होगी तो कहेंगे विकास हो रहा है? नहीं। प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि पर निर्भर रहेंगे तो क्या हम कहेंगे विकास हो रहा है? नहीं। अगर हमारी जीडीपी कम है तो हम कहेंगे विकास हो रहा है? नहीं। लेकिन हमारे यहाँ के लोगों की अगर इनकम ज्यादा है तो हम कहेंगे कि विकास हो रहा है। तो हमारा आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 30 आता है कि सरकारी अस्पतालों में अधिकतर इलाज मुफ्त होता है। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य जन का कल्याण करना है। क्या ये इस बात का कारण है? क्या मुफ्त इलाज इसीलिए होता है कि हमें जन कल्याण करना है? जी हाँ, इसीलिए तो इलाज किया जा रहा है। तो ये इस संकल्पना का सही कारण है। आपका आंसर नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। भाई हम इलाज तो इसीलिए कर रहे हैं ना मुफ्त में, जो सरकारी इलाज है इसीलिए मुफ्त में कर रहे हैं ताकि जन कल्याण हो, जनता का कल्याण हो। क्वेश्चन नंबर 31, सुमित एक रसोइये के रूप में काम कर रहा है, तो बताइए वो अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में काम कर रहा है? तो वो आपका तृतीय क्षेत्र होगा। फिर क्वेश्चन आता है 32, वह क्षेत्र जिसमें प्राथमिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए परिवर्तित कर दिया जाता है, तो कौन सा क्षेत्र होता है? भाई प्राथमिक उत्पादक हो गया आपके प्राकृतिक चीजें यानी प्राथमिक क्षेत्र, और उसी को यूज करके कुछ बनाया जाता है, नया उद्योग निर्माण किया जा रहा है, तो वो द्वितीय क्षेत्र बनता है आपका। क्वेश्चन नंबर 33, मुकेश को सवेतन अवकाश प्राप्त नहीं होता, बताइए वो किस क्षेत्र में काम करता है? सवेतन मतलब कि उसको जो छुट्टी मिल रही है उसकी उसे पैसे नहीं मिल रहे, तो वो असंगठित क्षेत्र में काम करता है। असंगठित का मतलब एकदम जैसे लोकल में नहीं है, जैसे ठेके पे काम कर लिया, कहीं काम मिला उस तरीके से काम कर लिया, निजी तरीके से काम कर लिया, निजी जो प्राइवेट जॉब्स होती हैं वहाँ पे ये नहीं होता आपने छुट्टी कर ली है तो आप छुट्टी करके घर पे रह सको या आपको बेनिफिट मिले, मेडिकल बेनिफिट नहीं, ये सारा चीज आपको गवर्नमेंट जॉब में मिलता है। तो यहाँ पर सवेतन अवकाश प्राप्त नहीं हो रहा है, तो वह असंगठित क्षेत्र है। इसमें बोला गया है कि गलत मिलान की पहचान करो। इसमें सभी निजी क्षेत्र का एयरटेल प्राइवेट कंपनी है, रिलायंस टाटा सब प्राइवेट कंपनी है, लेकिन भारतीय रेलवे प्राइवेट कंपनी नहीं है। तो हमारा आंसर ए है कि ये मिलान गलत किया हुआ है। संसाधनों की धारणीयता का लक्ष्य क्या है? देखो संसाधनों का धारणीयता कहते किसे हैं? संसाधन जो भी हमें मिले हैं ना, प्राकृतिक संसाधन, उनको हमें इस तरीके से यूज करना है कि हम वर्तमान में उसे बहुत नियोजित तरीके से यूज करें ताकि आने वाली भावी पीढ़ी को भी वो अच्छे से मिल जाए। ये ना हो कि हमने जैसे आज के टाइम में सारा पानी यूज कर लिया, सारा कोयला यूज कर लिया, तो अगली पीढ़ी को नहीं मिलेगा। तो संसाधनों का धारणीयता का लक्ष्य बताता है कि हमें वर्तमान में जो संसाधन है उसका ढंग से इस्तेमाल करना है और आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा करके रखना है। तो आपका केवल 1 और 2 आएगा, क्योंकि नीचे वाला है कि संसाधनों का अति उपयोग। क्या हम संसाधनों की धारणीयता बताती है कि उसका ज्यादा उपयोग करें? नहीं, हम तो यहाँ पे कम से कम उपयोग करेंगे। तो आपका आंसर बी है इसका। क्वेश्चन नंबर 36, जन्म के समय संभावित आयु दर्शाती है, किस चीज को दर्शाती है? ये आपकी औसत आयु की संभावना को दर्शाती है कि मतलब लगभग एक व्यक्ति कितने साल जी रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 पे पहुंचते हैं। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद के तहत कौन कौन से कदम उठाए गए? तो इसमें पहला आपका जो आता है कि तमिल भाषी और सिंगली समुदाय की संख्या समान कर दी गई। भाई झगड़ा यही था कि सिंगली जाते थे उन्हीं का प्रभुत्व रहे, समान तो करेंगे ही नहीं, तो पहला वाला नहीं है। दूसरा और तीसरा सही है कि बौद्ध धर्म को राज्य का संरक्षण दिया गया और हर जगह यूनिवर्सिटीज में, जॉब में, हर जगह सिंगली भाषा को ही प्राथमिकता दी गई। तो आपका केवल 2 और 3 वाला आंसर यानी बी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए दो प्राकथनों को पढ़ो। इसमें क्या है, बेल्जियम में विभिन्न सामाजिक समूहों को सत्ता में जो है साझेदारी प्रदान की गई और बेल्जियम ने अपने संविधान में 4 संशोधन किए। क्या उसने सत्ता में साझेदारी प्रदान करने के लिए ये संशोधन करे थे? बिल्कुल सही। जब वो बेल्जियम में उन्होंने अपने प्रॉब्लम्स को, जो झगड़ा था, जो लैंग्वेज का झगड़ा था, जो फ्रेंच और जर्मनी वगैरह के बीच, जो बेल्जियम में भाषा को लेकर के झगड़ा था सत्ता में साझेदारी प्रदान करने के लिए, वहां पर हम देखते हैं कि उन्होंने संशोधन करे और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। तो आपका पहला आंसर आएगा कि दोनों चीज सही है, संकल्पना भी और कारण भी। श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति कब हुई? ये 2009 में गृह युद्ध खत्म हो गया था। फिर से क्वेश्चन आता है, गलत जोड़े का मिलान करो। तो इसमें हमें बताना है कौन सी चीज गलत है। तो आपका इसमें आंसर आएगा बी, संघ सूची व्यापार में नहीं आती है। गलत जोड़े की पहचान करो। तो इसमें आपका आंसर बी है, संघ सूची के अंतर्गत व्यापार का काम नहीं आता है। आपका 41 क्वेश्चन है, शूमेकर ने कौन सी बुक लिखी है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर मृदा की पहचान कीजिए। अब कौन सी मृदा है, आप सोचिए। इसमें, इस मृदा में रेत है, सिल्ट है, मृतिका है, ठीक है, इसके कण हैं और इसमें गेहूं, चावल और गन्ना बहुत होता है। तो आपका आंसर नंबर ए है, यानी कि जलोढ़ मृदा। क्वेश्चन नंबर 43, इनमें से जैव संसाधन कौन से हैं? आपका मनुष्य। मनुष्य आपका एक जैव संसाधन है। वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक क्रियाओं द्वारा नवीनीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, जिनको हम दोबारा बना सकें, दोबारा उसको नवीनीकरण कर सके, वो आपका नवीकरणीय संसाधन होते हैं। नवीकरणीय मतलब जिनको हम दोबारा बना सकें। 45, निम्नलिखित में से कौन सा भूनिम्नीकरण का कारण नहीं है? भाई, भूनिम्नीकरण का मतलब भूमि खराब हो रही है। तो हम देखते हैं रक्षक मेखला जो है इसका कारण नहीं है। रक्षक मेखला भूमि को कटने से, इसकी रक्षा से बचाने के लिए है, मतलब भूमि को खराब होने से बचाने के लिए, जबकि ये तीनों कारण जो है ये भूमि को खराब करने वाले कारण है। तो आपका आंसर ए है। 46, कौन सी जायद फसल है? भाई, तरबूज, खीरा, खरबूज, तीनों के तीनों जायद फसलें हैं, यानी उपरोक्त सभी। ककड़ी, मूंग वगैरह भी जायद फसलें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 47, नीचे दिए, इसमें हमें बताना है कि जो जूट है उसको सुनहरा रेशा कहते हैं। नायलॉन की कीमत कम होने के कारण जूट की मांग बाजार में घट रही है। क्या इससे इसका कोई लेना देना दिख रहा है? हमें कोई लेना देना नहीं दिख रहा। सुनहरा रेशा कहते हैं इसको, लेकिन इसका कारण ये नहीं है। तो इसके लिए आपको बताएंगे कि दोनों सही तो हैं, परंतु ये व्याख्या सही नहीं कर रहे हैं। तो बी आंसर होगा इसका। फिर आपको एक अनुच्छेद दिया गया है, अनुच्छेद में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 48, मेटरनिक ने किस देश के लिए कहा था कि जब वो छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? बार बार ये क्वेश्चन आता है भाई। फ्रांस जब भी छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो आंसर सी। फ्रांस में उदारवादी क्रांतिकारियों ने किस राजवंश को सत्ता से बेदखल कर दिया? बूर्बो वंश। कौन सा था ये? लुई 16 वाला टाइम का पीरियड बता रहे हैं। लुई 16 को हटा दिया गया था, जो ये बूर्बो वंश को हटा दिया गया था। जुलाई क्रांति के फलस्वरूप बेल्जियम किस साम्राज्य से अलग हो गया था? जुलाई जो है क्रांति के जरिए बेल्जियम अलग हो गया था यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से। तो आपका आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 51 में, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में कौन सा अंग्रेज कवि जो है युद्ध लड़ने गया था? लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन युद्ध लड़ने गया था। आंसर नंबर डी। यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावना का विकास किस स्वतंत्रता संग्राम से हुआ? भाई, फ्रांस की स्वतंत्रता संग्राम से। इसने पूरे यूरोप को, बल्कि अन्य देशों को भी सिखाया कि भाई लड़ो अपनी स्वतंत्रता के लिए, राष्ट्रवादी भावना को बढ़ाया।
कुस्तुनतुनिया की संधि के माध्यम से किस देश को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? यूनान को। आंसर नंबर डी। फिर आपको एक पैराग्राफ दिया गया है जिसमें से क्वेश्चन आपको छांटने हैं। लेबनान में संसद के सदस्य का अध्यक्ष का पद किस समुदाय के व्यक्ति के लिए आरक्षित किया गया? शिया मुस्लिम, यानी कि डी। लेबनान में उप प्रधानमंत्री का पद किस समुदाय के व्यक्ति के लिए आरक्षित किया गया? तो यह आपका आएगा ऑर्थोडॉक्स ईसाई। ऑर्थोडॉक्स ईसाई जो है, कहा गया कि उप प्रधानमंत्री ऑर्थोडॉक्स ईसाई ही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 56, लेबनान में प्रधानमंत्री का पद किसके लिए किस समुदाय के व्यक्ति के लिए आरक्षित किया गया? तो सुन्नी मुस्लिम के लिए ये आरक्षित कर दिया गया कि वही उसी समुदाय के व्यक्ति को जो है प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। लेबनान में राष्ट्रपति का पद किसके लिए रखा गया? तो मैरोनाइट पंथ का कैथोलिक ईसाई अगर कोई होगा तो उसी को ही जो है राष्ट्रपति बनाया जाएगा। लेबनान के समझौते में क्या निश्चित किया गया? उसमें समझौते में निश्चित किया गया कि ईसाई फ्रांस से संरक्षण की मांग नहीं करेंगे, एकीकरण की मांग छोड़ देंगे और विभिन्न समुदायों के लिए पदों को आरक्षित कर दिया गया। तो आपका उपरोक्त सभी, यानी कि तीनों के तीनों सही है। उपरोक्त सभी, आंसर आपका कौन सा हो जाएगा इसमें? डी। लेबनान की व्यवस्था ठीक है, क्यों ठीक लग रही है? क्योंकि हमने देखा कि विभिन्न समुदायों के बीच में जो है झगड़ा हो रहा था और उसके कारण जो है सत्ता में भागीदारी प्रदान की गई। आगे चलो फिर। क्वेश्चन नंबर 60 में है कि आपको एक मैप दिया गया था जिसमें जो ए दिखाया गया है वो कौन सा बांध है? तो आप मैप देखिए इसका। जो आपका ए है वो है सरदार सरोवर बांध। ये नर्मदा नदी पर गुजरात में है। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 60 है। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 61 है कि उस मानचित्र में बी जो है चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य है वो कौन सा है? तो आप ये है असम। तो आपका आंसर नंबर 60 ये रहा और आंसर नंबर 61 का असम। ठीक है, 61 का ए। ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए है। उस बांध का नाम बताइए जो गुजरात में स्थित है। अभी हमने देखा कि सरदार सरोवर बांध गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 63, हरियाणा की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो गेहूं जो है हरियाणा की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने अपने आंसर मैच कर लिए होंगे और आपके अच्छे नंबर आए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।